मेरा नाम डॉक्टर वसीम है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सिविल हॉस्पिटल में। तो आज की एक SBL है, 2 सिनारियोज हैं हमारे पास। तो आप में से कोई पढ़ेगा सिनारियो को? हेलो, सर स्टूडेंट अनम्यूट है। स्टूडेंट कर मतलब इनके बता सकते हैं स्टूडेंट ना। हाँ अनम्यूट है, उनसे कह रहा हूँ कि पढ़ें किसी स्टूडेंट, किसको मैं बोलूँ, या मेरे पास शो हो रहे हैं कहीं कि कौन कौन से बैठे हैं? जी सर आपके पास होंगे सर, पार्टिसिपेंट्स में सर शो हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, जी सर। तो ये सारे म्यूट हैं मेरा ख्याल है यहाँ पे। सर इन्होंने खुद अपने आप को म्यूट किया हुआ है, हमारी तरफ से म्यूट नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये SBL है, यहाँ तो बगैर डिस्कशन के तो बात नहीं होगी, लेक्चर तो है नहीं। तो जी सिनेरियो सर। पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस होगा, तो उनको बोलेंगे आप अनम्यूट करें अपने आप को। स्टूडेंट्स आप लोग अनम्यूट हो जाएं। आपका नाम क्या है? एनीबॉडी वुड लाइक टू डिस्कस के सिनेरियो से क्या जहन में आता है कि क्या हुआ है इस पेशेंट को, और आपके डायग्नोसिस सारी हिस्ट्री के बाद कुछ जहन में आती हो किसी के, तो वो बताएं। 60 ईयर ओल्ड है, वुमेन है, और हिस्ट्री ऑफ फॉल एट होम है। होम मींस कि कोई मेजर ट्रोमा नहीं है, ट्रिवियल इंजरी है। और लिम जो है वो शी कैन नॉट वॉक, लिम जो है वो शॉर्ट है, एक्सटर्नली रोटेटेड है। तो क्या जहन में आता है इससे? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, गुड। कौन सा फ्रैक्चर, ये कहाँ का फ्रैक्चर? हिप रीजन। हिप फ्रैक्चर। हिप का फ्रैक्चर। हिप के फ्रैक्चर्स के कुछ कोई नाम एक दो पता है किसी को जो बता ले सकें? जैसे नेक ऑफ फीमर है, वो फ्रैक्चर होता है, कॉमन है। इंट्राट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है, प्रॉक्सिमल फीमर का कोई और फ्रैक्चर हो सकता है। 2-3 किस्म के फ्रैक्चर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रोमा सीवियर नहीं है। तो ये कुछ और भी इंडिकेट करता है कि इसको कोई और पैथोलॉजी है। दैट मींस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये ट्रोमा की वजह से नहीं हुआ, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। तो इस एज में कॉमनली क्या पैथोलॉजी आपके जहन में आ सकती है कि इजीली कोई बोन ब्रेक हो जाए? ऑस्टियोपोरोसिस। वेरी गुड, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी चीज है कि इस एज में बोन वीक होती है, उसमें छोटी सी ट्रिवियल ट्रॉमा से इंजरी हो जाती है और बोन ब्रेक हो जाती है। चलिए, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पता है कि क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? इसमें बोन से वो रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही होती है और बोन फॉर्मेशन कम होती है, जिसकी वजह से बोन वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं। रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही होती है और बोन फॉर्मेशन कम होती है। ठीक है, बोन वीक हो जाती है। इसमें एक जो मेजर बात होती है ऑस्टियोपोरोसिस में, वो ये है कि इसमें कैल्शियम डिपोजिशन का कोई इश्यू नहीं होता। मिनरलाइजेशन नॉर्मल होती है, और जिसे हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं या बोन मैस कहते हैं, जिसमें कोलेजन है, उसका टाइप 1 कोलेजन होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, दूसरे प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, जिससे वो मैस बनता है, उसका जो है उसमें डेफिसिट आता है, वो वीक हो जाता है। मिनरलाइजेशन का इशू नहीं होता, कैल्शियम ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है इसके अंदर। तो एक ये पॉइंट जो है वो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस को दूसरे मेटाबॉलिक इशू से डिफर करता है। चलें, ये आपने सस्पेक्ट कर लिया कि ये इनको फ्रैक्चर हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्टियोपोरोसिस भी है इनको। बाकी भी आपने देख लिया, वो भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, मतलब वीक बोन्स हैं इसको, और पैथोलॉजीज भी हैं। अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे इसके बाद पेशेंट? क्या कराना चाहिए? कोई इन्वेस्टिगेशन आपके दिमाग में आती है कि अब क्या कराएंगे मरीज का, आपके पास आ पहले गया? हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। क्या कराएंगे? एक्सरे करवाएंगे। सॉरी, एक्सरे करवाएंगे और एक्सरे कराएंगे। वेरी गुड। कौन सा एक्सरे कराएंगे? डेक्सा स्कैन। नहीं बेटा, डेक्सा स्कैन तो जो है वो अभी तो हम पहली चीज जो हम देखना चाह रहे हैं, कोई फ्रैक्चर है कि नहीं है। गिरी है, उठ नहीं पा रही है। सर पेल्विक फ्रैक्चर, पेल्विक एक्सरे। वेरी गुड, पेल्विक एक्सरे कराएंगे। हिप जॉइंट का एक्सरे कराएंगे, फीमर पूरी का भी करवा लेंगे।
कि उसके अंदर कहीं और नीचे ना टूटी हो, तो वो हमें बताएगा कि फ्रैक्चर उसको है या नहीं है कहीं पे। एक बात हो गई। चलें, अगर दो सिनेरियो में हम इसको अब चेंज कर लेते हैं कि एक फ्रैक्चर है, एक फ्रैक्चर नहीं है। फ्रैक्चर है तो क्या करना चाहिए? हेलो, उसको रिड्यूस सर्जरी करेंगे, अगर सर्जरी की जरूरत है सर्जरी करेंगे। जो फ्रैक्चर हिप के होते हैं, लॉन्ग बोन्स के इस तरफ स्पेशली अराउंड द हिप, वो कंजर्वेटिवली प्लास्टर में मैनेज नहीं होते। आइदर वी रिप्लेस द जॉइंट अगर इंट्राकैप्सुलर है, और अगर डीएचएस है या कोई और है तो इसको फिक्स करेंगे। तो ये तो होगी फ्रैक्चर की बात। चलिए, फ्रैक्चर नहीं है और हमने सस्पेक्ट किया कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस है पेशेंट को, और उसको अब हमने मैनेज और डील करना है। तो इसमें क्या आगे फर्दर स्टेप्स क्या होंगे इसमें? बिस्फॉस्फोनेट्स। नहीं बेटा, अभी तुमने डायग्नोज किया ही नहीं है, अभी तो हमारा एक अंदाजा डायग्नोज है। करेंगे। डेक्सा करेंगे ना, अगर हमारे पास फ्रैक्चर नहीं है तो फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस के डेक्सा लिए डेक्सा करेंगे। करेंगे। डेक्सा अगर करेंगे तो अच्छा, पहले उससे पहले एक्सरे करा। एक्सरे आपको कुछ रिवील करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ बताएगा? थिनिंग फीचर्स नजर हैं आ ऐसे रही एक्सरे होगी, में? जी, थिनिंग नजर आ रही होगी, और कुछ जगह पे जैसे थिनिंग कहाँ कुछ की? हमने इलियम जो है उसकी, और जो है हिप बोन की थिनिंग नजर आ रही होगी। हाँ, जो बोन होती है ना, लॉन्ग बोन्स, उसमें कॉर्टाइसिस होते हैं। कॉर्टिसेस होते हैं। अगर आप एक्सरे देखते हैं ना कि मीडियल, लेटरल, एंटीरियर प्रोसेस कॉर्टेक्स होते हैं उसके, तो उसकी मेडुलरी कैनाल के बाद बाहर की तरफ अच्छी खासी थिकनेस होती है। तो वो थिकनेस कम हो जाती है, और बोन से हम कहते हैं ऑस्टियोपिनिया हो गया है पेशेंट को, उसकी थिकनेस कम होगी तो ऑस्टियोपिनिया होगा एक। वेरी गुड। और अगर स्पाइन वगैरह का कराएंगे आप तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। वर्टिब्री जो है वो स्ट्रेस शॉर्ट फ्रैक्चर्स, हो रही उसके होती है। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स भी मिल जाते हैं आपको स्पाइन के अंदर। अच्छा, चले, उसके बाद आपने कहा कि डेक्सा स्कैन कराएंगे। तो डेक्सा स्कैन एक्चुअली इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। क्या देखते हैं उसके अंदर? कुछ है आइडिया कि डेक्सा स्कैन में क्या देखेंगे? बोन डेंसिटी देखते हैं कि कितनी सर बोन टी डेंसिटी। स्कोर चेक करते हैं। हाँ, उसका कोई स्कोर है या कोई किसी को टी पता है स्कोर लेस क्राइटेरिया देन, क्या है? सर टी जी। स्कोर लेस देन -2.5 इज ऑस्टियोपोरोसिस। हम्म, और अगर बिटवीन 1 and 2.5, -1 and -2.5 है, देन सर वो ऑस्टियोपेनिया है। ऑस्टियोपिनिया है। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ये करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें और कोई मोडेलिटीज हैं जिससे हम कंफर्म मजीद कर सकें इसको तरीके ऑस्टियोपोरोसिस के लिए? गोल्ड स्टैंडर्ड इज, कहीं भी एमसीक्यू आए तो गोल्ड स्टैंडर्ड इज डेक्सा स्कैन। इसके अलावा हील का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, उससे भी एक हद तक आइडिया जाता है। और एक और चीज है जिसे आप QCT या क्वांटिटेटिव CT स्कैन कहते हैं, उससे भी आप जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी का एक अच्छा आपको आइडिया हो जाता है, और उससे कर सकते हैं। चले, अब आपने डायग्नोज कर लिया कि इसको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आगे अब जो है वो क्या करेंगे फर्दर? सर बिस्फॉस्फोनेट की ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट देंगे, बिस्फॉस्फोनेट्स देंगे। ओके, बिस्फॉस्फोनेट्स के बारे में कुछ किसी को मोड ऑफ एक्शन पता है सर इसका क्या करते SERM भी हैं? दे सकते हैं। जी, सर सीरम ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। चलो नाम बता दें पहले, फिर हम बात करेंगे इनके क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक बिस्फॉस्फोनेट्स हो गए, एक सर्म्स हो गए, और टेरिफेराटाइड जो टेरिफेराटाइड हो गया। ओके, और डेनिसुमैब। सर सेनासेल्सेट। क्या चीज? सर काइनासेल्सेट। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। सर डेनिसुमैब। रिनास्टमैब, जी, एक ये ऑप्शन है। और स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट का नाम सुना है किसी ने? नो।
Have anybody heard of strontium ranulate? नहीं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दिया जाता है। एक साशे की शेप में, बेसिकली सॉल्ट है, ये साशे की शेप में आता है और इसको डेली 1 साशे जो है वो आप 2 to 3 मंथ्स देते हैं। उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये लेटेस्ट पिछले 2-3 साल से ये इस्तेमाल में है। स्टिल जो मेनली यूज्ड है वो बिस्फॉस्फोनेट्स हैं और इसमें ओरल भी हैं, आईवी भी हैं। ज़ेलेंड्रोनिक एसिड जो है वो आईवी दिया जाता है 1 ईयर, और जो एलेंड्रोनेट सोडियम है ये इसको आप ओरल देते हैं, वीकली भी आता है, मंथली, वीकली ज़्यादातर आता है, 70 मिलीग्राम ओरली देते हैं 1 वीक। यूजली बिस्फॉस्फोनेट्स के लिए ये है कि 3 to 5 ईयर्स तक इनको देना चाहिए, लेकिन इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। किसी को कोई साइड इफेक्ट्स का पता है इनके बिस्फॉस्फोनेट्स के क्या होते हैं? सर ईसोफेजाइटिस हो सकता है। और सर एब्डोमिनल पेन, डायरिया। सर लॉन्ग यही टर्म सिम्टम्स, ट्रीटमेंट में यही प्रॉब्लम्स को ऑस्टियोनेक्रोसिस करता है ये। इसमें 2 चीजें और होती हैं और इसमें बाकी और चीजों में भी है कि ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। यस, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जिनको लंबे अरसे तक देते हैं उनको प्रॉक्सिमल फीमर के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, एटिपिकल फ्रैक्चर्स कहलाते हैं वो सबट्रोकेंटेरिक एरिया में। तो किसी को पता है करता है क्या है बिस्फॉस्फोनेट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक को कम करती है एक्टिविटी को। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, इसकी आपको कुछ पता है टाइप्स? किसी को पता है इसकी कितने टाइप्स होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की? पोस्ट मेनोपॉजल होता है, सेनाइल होता है, और पोस्ट सेकेंडरी मेनोपॉजल और होता है। सेनाइल तो प्राइमरी होता है जी, वो प्राइमरी Secondary? होते हैं, और सेकेंडरी होते हैं अगर किसी ड्रग्स की डेफिशिएंसी, ड्रग्स की वजह से होता है, या मल्टीपल माइलोमा में भी हो सकता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में भी। सही। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए? पोस्ट मेनोपॉजल सर एज, सही। अगर सर एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो उसमें बोन्स की डेंसिटी ज्यादा डेवलप नहीं होती। और अच्छा, ट्रीटमेंट में इसकी जो आपने बताई सारी, इसमें गो के इंडिकेशन के लिहाज से जो है वो एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ट्रीटमेंट में नहीं है, लेकिन दिया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी को भी हम ऐड करते हैं एज अ सप्लीमेंटेशन ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि हमारे यहाँ कैल्शियम और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है। गो के मिनरलाइजेशन का इश्यू ऑस्टियोपोरोसिस में होता नहीं है बोन में, लेकिन स्टिल वी एडेड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ये, तो इसको भी ऐड करते हैं। इसमें जो सेकेंडरी में कई चीजें और भी हैं, जो पेशेंट स्टेरॉइड्स पे होते हैं, लो रिस्क पे होते हैं, उनको हो जाता है। रोमेटॉइड वाले हैं, रीनल डिजीज वाले जो है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। अच्छा, और कोई इस पे किसी के जहन में कोई बात ऑस्टियोपोरोसिस पे कहना चाहता हो? कुछ नहीं कहना? अगले सिनेरियो पे चलें हम। सर टी स्कोर के बारे में बता दो। टी स्कोर पे तो अभी बताया था आपको ना। टी स्कोर जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट इस तरह से किया गया है कि एडल्ट पॉपुलेशन में, स्पेशली फीमेल का बनाया गया है। एडल्ट पॉपुलेशन में सबका एक उन्होंने एवरेज डेक्सा स्कैन करके और एक एवरेज टी स्कोर निकाला कि -1 का टी स्कोर और उससे ऊपर का जो है वो एक नॉर्मल समझा जाता है। तो इसको किसी को भी जब कंपेयर करते हैं तो इससे करते हैं। तो इसमें यह है कि अगर -1 से जो है वो 2.5 तक है, तो इसको जो है आप कहते हैं कि ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। पीनिया मीन्स हमने बात की थी कि कॉर्टाइसिस वीक हो गए हैं, डिप्लीशन है, वीक हो गई है बोन, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉपर उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर टी स्कोर उसका -2.5 से बिलो जाता है तो दैट मीन्स के पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है।
और इसमें कुछ और चीजें हमारी हैं कि रिस्क फैक्टर्स को भी देखा जाता है। वो कुछ WHO की वेबसाइट है, उस पर पता लगता है, बुक्स में तो नहीं इतना लिखा हुआ उसके बारे में। रिस्क असेसमेंट होती है कि किसको जो है अगले 10 साल में जाके रिस्क है कि कोई फ्रैक्चर डेवलप होगा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो दैट इज एन डिफरेंट वो फ्रैक्स, और उसको आप ऑनलाइन बुक में देखेंगे तो WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ क्राइटेरिया है, उसमें एज डालें उसकी पेशेंट की, रिस्क फैक्टर्स डालें, तो फिर आपको उसका निकाल के रिस्क देता है वो। इस तरह से आप ऑनलाइन करते हैं वो। तो यही चीजें हैं इसके अंदर। ट्रीटमेंट तो इसकी बाकी ये था कि फ्रैक्चर है तो उसको डेफिनेटली फिक्स करना है। बिस्फॉस्फोनेट्स को अगर एक्टिव फ्रैक्चर है और आपने एक्यूट फ्रैक्चर है फिक्स किया है तो उसको नहीं देते पेशेंट को, क्योंकि ये थोड़ी सी फ्रैक्चर हीलिंग में प्रॉब्लम करता है। तो उसमें कंट्राइंडिकेटेड, आपने किसी को DHS किया है, फ्रैक्चर फिक्स किया है, उसका नेल किया है, प्लेट लगाई है और ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप बिस्फॉस्फोनेट्स इसको नहीं देंगे। स्ट्रॉन्शियम ग्रैनुलेट दे सकते हैं, आप दूसरी ड्रग्स दे सकते हैं। चलें, अब मैं आपके साथ अगला सिनारियो जो है वो शेयर करता हूँ। किसी ने और ने बात करनी है इस पे, ऑस्टियोपोरोसिस पे? ओके, मैं अगला सिनेरियो अपना शेयर करता हूँ। यार ये अगला सिनेरियो कैसे शेयर होगा? हाँ, अभी दूसरा क्वेश्चन और फिर तस्वीरें में उसमें बंद कर। इसको ऊपर हटाया था आपने, काटा था वो? नहीं, तो काटना इसको उसके वर्ड में खोलें। भी वर्ड में उस तरह की फाइल ऐसे वो थी, ये डायरेक्ट PDF में खोलें। आप वर्ड में खोलें तो खुले, शेयर तो नहीं किया ना मुझे। हाँ, पहले खोलें वर्ड में, उसको खोला, उसको वर्ड में खोले ना, इसमें राइट क्लिक करें, वर्ड का वर्ड का कहाँ है? हाँ, वर्ड में खोलें, नहीं खोल रहा, ये काट दें ऊपर में, ये SPL लिखा। हाँ, ये लिखा, ये डिलीट कर दें। आप थोड़ा बैठिएगा ताकि मुझे फोटो भी शेयर कर देते हैं। ये खोल दो पानी से। हाँ, खोल। जी, ये नेक्स्ट सिनेरियो है, इसको काइंडली कोई रीड आउट करें। A 21-year-old married woman presents with complaint of inability to walk for last 3 months. According to her, she has been having problems for last 1 year. Initially, she started having pain and cramps in lower limbs while walking, and also started having difficulty in getting up from sitting position on the ground. There is no history of trauma. She has 1-year-old child, and her complaint started after delivery. She belongs to a lower middle class family in which strict hijab is observed. The flat in which they live has got very little access to sunlight. There is no family history of joint diseases like rheumatoid arthritis or myopathy. जी, इस सिनेरियो को पढ़ के क्या ज़हन में आता है आपके? Deficiency. Malaysia. ऑस्टियोमलेशिया। क्या चीजें, क्या पॉइंट्स हैं इसमें जो फेवर कर रहे हैं ऑस्टियोमलेशिया की तरफ? सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी और बोन मिनरलाइजेशन कम होगी। एक्यूट हिस्ट्री नहीं है, उसके फीमेल अलावा एंड चाइल्ड बेयरिंग है। जी, she also has a 1-year-old child, so she must have been like breastfeeding the child, तो वैसे भी calcium. Yes. So these are 3-4 things written in the history which indicate that it's a metabolic issue and most probably it's osteomalacia.
सो ऑस्टियोमलेशिया, एनीबॉडी नो द डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया? ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? The decrease in mineralization of bone. यही एक इसका डिफरेंस है मेजर विद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में मिनरलाइजेशन का इश्यू नहीं है, मिनरलाइजेशन नॉर्मल है, बोन मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर का बोन के प्रॉब्लम है। इसके अंदर स्ट्रक्चर का इश्यू नहीं है, मिनरलाइजेशन नहीं हो रही, तो उसका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बोन वीक उसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, दैट्स व्हाई बोन वीक हो रही है। इसमें स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन मिनरलाइजेशन उसकी सही नहीं है, इसलिए बोन वीक है। तो अब ऑब्वियसली अब ये है इसको इश्यू, तो अब इसमें लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो क्या क्या करवानी चाहिए और क्या क्या मिल सकता है आपको इसमें पॉजिटिव? कैल्शियम, सीरम विटामिन डी। क्या मिलेगा कैल्शियम और सीरम विटामिन डी? इसलिए क्या लेवल कैसे मिलेंगे इनके? सर दोनों डिक्रीज होंगे, कैल्शियम लेस देन 9 ग्राम पर डीएल। पर वो तो 8 से 8.5 से शुरू होती है वैल्यू उसकी, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। कैल्शियम नॉर्मल भी हो सकता है, बाज़ वक़्त कम भी होता है। अच्छा, दूसरा विटामिन डी, विटामिन डी का लेवल कम मिलेगा। एक और चीज़ है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो रेज मिलता है आपको उसके अंदर। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि किसी को कुछ विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म का पता है कि कैसे इसकी है मेटाबॉलिज्म, क्या है विटामिन डी, किस तरह से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, कैसे किधर जाता है, कहाँ जाता है? सर वो 25 हाइड्रोक्सी मतलब के कैल्सिफेरॉल होता है, वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी होती है किडनीज में, तो फिर वो 125 डाइहाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। और आवाज बहुत हल्की आ रही है, काइंडली ट्राई टू स्पीक लिटिल लाउड। सर किडनीज में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट होता है। और ये जो होते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होती है, जो कि पहली हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होती है इसकी? सर स्किन में होती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 7 हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है इन स्किन में। वो लिवर में आता है, वो 25 हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो 25 हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी के बाद एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जो कि 125 हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सही, गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, स्किन के अलावा कहाँ से क्या सोर्स है कैल्शियम की, विटामिन डी की आने की बॉडी में? डाइटरी जी, डाइटरी सोर्सेस पे, डाइटरी थ्रू गट। सो दैट मीन्स के इन सारे रूट्स में कहीं प्रॉब्लम हो तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है। मसलन अगर एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, दैट मीन्स कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, सीलिएक डिजीज है, या वैसे ही कोई जीआई के इश्यूज हैं, तो वहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकती है, और स्किन में प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है लाइट उसको एक्सपोजर नहीं मिलता अल्ट्रा लाइट का, तो प्रॉब्लम हो सकती है और विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट हो सकता है। तो ये कॉजेज हमें पता लग गया कि ये सारी चीजें हों तो प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब विटामिन डी जो है वो उसका रोल क्या है कि अगर विटामिन डी नॉर्मल है तो कैल्शियम को वो किस लिहाज से इफेक्ट करता है? सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है विटामिन डी, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है गट में, और किडनी में भी रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है कैल्शियम की। सही, मेंटेन करता है लेवल सीरम का कैल्शियम का, और साथ बोन में भी कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। अच्छा, ये इसका काम हो गया। ये अगर डेफिसिट है, साथ ही अगर इवन कैल्शियम भी न्यूट्रिशन में डेफिसिट है तो ज़ाहिर है बॉडी में कैल्शियम भी कम होगा। अच्छा, अगर कैल्शियम विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है सीरम में, तो क्या रिस्पॉन्स होगा फिर बॉडी का?
टेटनी हो सकती है। सर पैराथायरॉइड अच्छा। हार्मोन रिलीज होगा। पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिव होगा और पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होगा। वो क्या करेगा? बोन सर वो रिजॉर्प्शन किडनीज में कराएगा। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़वाएगा और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़वाएगा ताकि कैल्शियम कहाँ ब्लड में कहाँ से ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किडनी से और और बोन से रिजॉर्प्शन गट करवाएगा। गट से बढ़ाएगा और बोन से रिजॉर्प्शन कराएगा। जहां जहां भी रिजर्व्स हैं कैल्शियम के बॉडी में, वहां से उनको मोबिलाइज करेगा ताकि सीरम लेवल को मेंटेन किया जाए कैल्शियम के। जब जो बोन में जो मेजर रिजर्व तो बोन के अंदर है कैल्शियम का, जब वहां से मोबिलाइज होगी कैल्शियम तो दैट मीन्स के पीछे बोन जो है वो वीक होगी और वहां मिनरलाइजेशन का डेफिसिट होगा। मलेशिया में बेसिकली जो बोन का नरम होना, वीक होना इस लफ्ज के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि लैब्स तो ये हमने करा ली, उसकी सीरम कैल्शियम करा लिया, विटामिन पैराथायरॉइड हार्मोन भी, पीटीएच भी करवाते हैं इसके अंदर। ये मेजर है, हमें चीजें देती हैं। इसके अलावा आप ये बताएं कि अब इसको रेडियोलॉजी में हमें कुछ मिल सकता है इसके अंदर अगर हम एक्सरेज कराएं? हेलो, क्या हो गया, चुप हो गए आप लोग? कहीं के एक्सरे कराने चाहिए ऑस्टियोमलेशिया और पेशेंट को? तो कहाँ के एक्सरे कराने चाहिए इसके? सर वर्टिब्रा। सही है। और लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन सी आपके जहन में बोन है? सर फीमर की। हिप के हम करवाते हैं, फीमर है, प्रॉक्सिमल फीमर है, नी के करवा सकते हैं। क्या मिलता है इसके अंदर जिससे हम कोई ऐसा फीचर किसी को याद है कि वो नजर आए तो हम कहें कि यार इसको तो ऑस्टियोमलेशिया लगता है? एक तो ऑस्टियोपिनिया था, पहले बात हो चुकी कि ऑस्टियोपिनिया तो होता है दोनों में, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो चाहे वो ऑस्टियोमलेशिया हो। इसके अलावा क्या एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक साइन है, लूजर जोन, सुना है किसी ने नाम? यस सर। लूजर जोन्स क्या होते हैं? सर उसमें फ्रैक्चर हीलिंग इनकम्प्लीट हुई होती है। देखता हूँ, अगर मेरे पास पिक्चर इसकी पड़ी है तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ इसकी। ना बाबर साहब कहाँ गए यार, पता नहीं। लूजर जोन जो होते हैं बेसिकली इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि हीलिंग फेज के अंदर होते हैं, लेकिन चूंकि मिनरलाइजेशन नॉर्मल नहीं होती, दैट वाइज लाइन नजर आती है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको पिक्चर्स की शेयर करके दिखा दूंगा कि लूजर जोन क्या होते हैं। तो ये आपको पेल्विस में मिलते हैं, लॉन्ग बोन्स में, प्रॉक्सिमल में, टिबिया में, प्रॉक्सिमल टिबिया में मिल सकते हैं। और ये रेडियोलॉजिकली इसका बड़ा इंडिकेशन होती है इसकी कि ये जब आप ट्रीट करते हैं तो यूजुअली फिर लूजर जोन भर जाते हैं और हील अप हो जाते हैं। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए हमें? किसी को ऑस्टियोमलेशिया में डायग्नोज कर लिया है, सर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। विटामिन डी किस तरह से देंगे? नॉर्मल विटामिन डी का क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली की? यूजुअली 400 से 800 टू 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे होती है। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किसी को पता है कितनी होती है? 750 mg पर डे। मिलीग्राम से बताएं कितना? 1000। कहाँ 1000 से 1200 ये वेरी करता है। थोड़ी प्रेग्नेंट फीमेल हो तो उसमें बढ़ जाती है, इसी तरह से कुछ और बीमार है बंदा या और कोई उसको ऐसे इश्यूज हैं तो उसके अंदर वेरी करती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है 1000 से 1200 मिलीग्राम।
जो है वो डेली की आप देते हैं। तो यूजुअली सप्लीमेंट ये देते हैं, कुछ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी सजेस्ट करनी होती हैं पेशेंट को। तो आपसे अगर कहा जाए कि पेशेंट को सजेस्ट करें तो क्या करेंगे आप या करेंगे? तो एक तो फ्रैक्चर रिस्क को कम करने की कोशिश करने के लिए मतलब घर में इस तरह के अरेंजमेंट करेंगे कि फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाए। जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे बेसिकली उन्हीं को रेक्टिफाई करेंगे ना आप। अगर सनलाइट का एक्सपोजर कम है उसको, तो उसको बोलेंगे कि कोशिश करें कि एक्सपोज हो सनलाइट को, स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग की और असर के टाइम की जो सनलाइट होती है उसको हफ्ते में अगर 10-15 मिनट जो है वो ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक ले ले तो दैट्स क्वाइट एनफ। और दूसरा उसकी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अपने डाइट में न्यूट्रिशन में ज़्यादा रखे। दूध है, दही का इस्तेमाल है जिसके अंदर विटामिन डी है और कैल्शियम है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक्सरसाइज इज अ गुड थिंग, बोन्स को मजबूत करती है, लेकिन लाइट एक्सरसाइज, पहले वीक बोन हो तो उसमें एहतियात करनी चाहिए थोड़ी सी। और विटामिन डी का किसी को पता है किस तरह से दी जाती है या क्या तरीकेकार है उसको देने का? जी ये इंजेक्टेबल भी हैं, पहले तो इंजेक्टेबल आते थे, अब ओरल भी आते हैं। और आप इसको तकरीबन 3 से 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स की लोडिंग डोज में भी दे सकते हैं। 4 वीक्स पर रिपीट करते हैं 2 इंजेक्शन। ओरल आते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वीकली जो है ड्रॉप्स की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में आते हैं, वो दे सकते हैं आप। ओवरलोड इसको रिपीटेडली आपको इसकी लेवल्स कराते रहना चाहिए, क्योंकि सब फैट सॉल्युबल विटामिन तो इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, बॉडी में स्टोर करती है। तो इसको आप दें, महीने के बाद इसके लेवल्स देखते रहें, उसके हिसाब से आप डोज रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। साथ कैल्शियम जरूर ऐड करें। और इसके जो मेनली तो इसमें यही है, विटामिन डी के इंजेक्शंस देते हैं। दूसरा और किसी के ज़हन में कोई बात है तो बताएं, शेयर करना चाहे या पूछना चाहे ऑस्ट्रेमलेशिया के हवाले से। सर ओरल विटामिन डी ज्यादा बेहतर होता है या इंजेक्टेबल? इसमें अभी कोई ऐसा डेटा क्लियर कट नहीं है विच वन इज बेटर। पहले तो ओरल आता ही नहीं था, इंजेक्टेबल ही आता था। इंजेक्टेबल को हम ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन इस पे अभी कोई क्लियर कट डेटा नहीं है, कंट्रोवर्सी है। बाज लोग कहते हैं वो बेहतर है, बाज लोग कहते हैं ओरल अच्छा है। तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एफिकेसी में हमने कोई यूज करने में इतना फर्क नहीं देखा। अच्छा एक ये बताएं पॉइंट के आप दे रहे हैं विटामिन डी और कैल्शियम भी दे रहे हैं, आपके लेवल्स भी ठीक आ गए, तो और कोई ऐसे क्या तरीके ऐसे हैं जिससे हम ये हम देख सकें कि हमारी ट्रीटमेंट जो है उससे पेशेंट को फायदा हुआ है? मतलब क्लिनिकली नहीं, जो लैब्स में या एक्सरेज में हम देख सकें। एक तो एक्सरे अगर आप करवाएंगे, लूजर जोन है वो भरने शुरू हो जाएंगे, हील अप हो जाएंगे। और सेकेंडली जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत बढ़ा हुआ होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। वो अगर नॉर्मल नहीं हो रहा और आपके लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं तो स्टिल आप सस्पिशियस होते हैं कि इतना इश्यूज हैं इसके अंदर और ट्रीटमेंट जो है वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है अभी तक, क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक ऐसी चीज है उसका लेवल नीचे आता है, उसके साथ आपको ये अंदाजा होता है कि आपका ट्रीटमेंट काम कर रही है। जी और कुछ क्वेश्चन? कोई नहीं है, सबको रोजा लग रहा है? टाइम काफी पड़ा हुआ है, कितना टाइम है? चलें, कोई पूछना नहीं चाहता, जिसको पता है तो वही बताते, हमारे लिए भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। जिसको किसी को पता है, कोई समझता है कि मैं शेयर कर लूँ ये बात जो है इसके बारे में, मुझे पता तो शेयर करें।
सर ये ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना होता है तकरीबन? किसका? सर ये विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का और कैप्सूल्स ये वगैरह का। डिपेंड करता है, जब आपने, मैंने कहा ना, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये ऐसी नहीं है कि आप इसको किसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरह खाते चले जाएं और कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि इट डज नॉट वॉश आउट यूरिन के थ्रू, जो है एक्सक्रीट नहीं होती इस तरह से, वाटर सॉल्युबल नहीं है ये, तो बॉडी में रुकती है ये फैट में। तो उसको आपको लेवल्स करवाने पड़ते हैं। जब आप सफिशिएंट लेवल्स आ जाएं, यूजुअली 30 से नीचे जो है वो इनसफिशिएंसी है, 32 आई थिंक अपर लिमिट इसकी 100 के करीब है। 100 से अबव अगर लेवल चला जाए तो इंटॉक्सिकेशन है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं और अपनी सिम्टम्स हैं, और इसके दरमियान में रहना चाहिए उसको। आपको 50-60 के करीब आपके लगे और सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाए पेशेंट, फिर बंद कर देना चाहिए इसको। इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप विटामिन डी नहीं लेते। सर हम कितने टाइम बाद टेस्ट दोबारा करवाएंगे? यूजुअली अगर इंजेक्शन जैसे दे रहे हैं तो आप 4 वीक्स पे दूसरा रिपीट करते हैं, तो उसके 2 वीक्स के बाद जो है वो अपना लेवल देख लें, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट का डिसाइड करना है कि मुझे और इंजेक्शन या और इसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, तो आप मंथ या 6 वीक्स के बाद रिपीट करा लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको डोज वही रखनी है, अल्टर करनी है, बंद करनी है। तो एज यू कंटिन्यू आप मूव करते हैं तो आप साथ साथ कराते हुए उसको देखते चले जाते हैं, मॉनिटर करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा नहीं है, उसमें आप 2 साल तक दे दें, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। ठीक, थैंक यू सर। अगर ओरल विटामिन डी इनटेक है तो उसके अंदर भी हमें ये सेरम विटामिन डी का देखना पड़ेगा लेवल्स? अगर ओवर ले लें तो, अगर ओरल इनटेक है विटामिन डी का, तो हाँ, उसमें भी क्या हमें ये जो सेरम में चेक करना होगा? यही मैंने आपसे अर्ज किया कि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। जब गई अब्सॉर्ब होके चली गई अंदर, तो फिर वो रुकेगी बॉडी में, निकलेगी नहीं। इसके वाटर सॉल्युबल नहीं है, थ्रू इस तरह एक्सक्रीट नहीं हो जाएगी यूरिन, किडनी के थ्रू नहीं निकल जाएगी वो। तो आपको उसके लेवल्स को जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है, वरना इंटॉक्सिकेशन हो जाती है विटामिन डी की। सर इंटॉक्सिकेशन के क्या सिम्टम्स हैं? उसमें सीजर्स भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन है, वोमिटिंग भी है, और इस तरह की और भी कुछ चीजें हैं। हमारे लिए मेडिसिन का टॉपिक है, मेरे डोमेन तो नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं इंटॉक्सिकेशन अगर किसी को हो जाए विटामिन डी की तो। अच्छा, हमारा टॉपिक तो नहीं है ये, लेकिन रिकेट्स के बारे में किसी को पता है? क्योंकि ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जो है वो बड़ी मिलती जुलती चीजें हैं। रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स होता है। जी, अगर बच्चों में हो तो रिकेट्स है, और बड़ों में हो तो ऑस्टियोमलेशिया है। और तकरीबन चीजें सारी की सारी वही हैं, ट्रीटमेंट भी वैसी ही है इसकी जैसी उसमें है। फीचर्स में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि क्योंकि एडल्ट में फाइसेस क्लोज होते हैं तो डिफॉर्मिटीज डेवलप नहीं होती, बच्चों में फाइसेस ओपन होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है तो डिफॉर्मिटीज डेवलप होती हैं। वेरस नी पे वेलगस हो सकता है, वेरस हो सकता है। इसी तरह जो है वो कपिंग हो जाती है, शॉर्ट बोन्स शॉर्ट रह सकती हैं, ग्रोथ में फर्क पड़ सकता है। तो ये डिफॉर्मिटीज, स्पाइन में डिफॉर्मिटीज डेवलप हो सकती हैं, बेंडिंग ऑफ बोन्स, ये मसाइल होते हैं। एडल्ट्स में चूंकि बोन ग्रोथ नहीं है तो उनमें फ्रैक्चर्स तो हो जाते हैं, लेकिन डिफॉर्मिटीज इस तरह की डेवलप नहीं होती जो बच्चों में होती है रिकेट्स के अंदर। और वो रिकेट्स के बारे में किसी को पता तो बता दे, सबको सब पढ़ लेंगे। क्या क्या होता है रिकेट्स के फीचर क्या है, बताएं, बोले। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी सर, हमारा इनिशियल डोज विटामिन डी और कैल्शियम का क्या होगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोमलेशिया? देखें, जो डेली एक दो चीजें हैं, एक तो है डेली रिक्वायरमेंट जो आपको मेंटेन करनी है, वो मैंने आपको जैसे बताया कि 400 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी पर डे है, और 1000 से 1200 मिलीग्राम जो है वो उसकी है कैल्शियम की। कैल्शियम यूजली
आपको इतना बूस्ट करके देने की जरूरत पहले से नहीं होती। आप अगर इसी पे ही रखें, 1000 से 1200 मिलीग्राम पे रखें तो भी आपका वो मेंटेन, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसी चीज है कि विटामिन डी का लेवल आप मेंटेन करते हैं तो वो किडनी से भी और ब्लड से भी अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की करवाता है। तो उसको आपने अगर ज्यादा डेफिसिट है, अगर तो बिल्कुल 30 से थोड़ा सा कम है, लोअर एज पे है, तो आप उसको जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेंटेन करके, जैसे अगर आप 1000 की है या 800 की डेली की है तो आप वीक में अगर वीकली उसको 50,000 का दे देते हैं कैप्सूल तो वो इट विल सफाइस। लेकिन अगर ज्यादा कम है तो आपको जो है उसको बूस्टर देना होगा, बूस्टिंग डोज या बोलस जो है इनिशियल आपको देना पड़ेगा। वो यूजली 3 से 6 लाख का हम यूनिट का, इंटरनेशनल यूनिट का दे देते हैं, और 2 इंजेक्शन भी बहुत औकात लगते हैं उसके, कि एक 4 वीक्स के बाद फिर रिपीट कर लें अगर आपका लेवल पे है। जब लेवल पे आ जाए आपके सफिशिएंट लेवल पे, तो फिर आप उसको जो, फिर आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो उसकी डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, वो डाइट से पूरी हो या आप ओरल दें उसको, वट एवर पॉसिबल आप मॉनिटर कर सकते हैं उसको, या उसको डाइटरी इंकरेज करें कि आप दूध पिए, दही खाएं, तो वो डाइट से होता रहेगा पूरा, आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर उसको मॉनिटर करेंगे, फिर वो कम हो जाता तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर किसी की डाइट में नहीं है सफिशिएंट तो फिर आप उसको ऐड करें। अच्छा वो तो हाँ, लूजर जोन्स की एक फोटोग्राफ तो लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूँ उसको। बाबर साहब फोटो शेयर करके दो। सारे शेयर कर दीजिए, इतने हैं उसमें। ये वाली कर दिए, बात करूँ मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। अच्छा ये आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, एक लॉन्ग बोन की पिक्चर है। आप मिडिल साइड पे देखें तो एक ल्यूसिड लाइन है जो एक मीडियल कॉर्टेक्स से मिड तक आ रही है, उससे आगे नहीं जा रही है, और इसके सराउंडिंग में वाइट वाइट एरियाज हैं जो कि कैल्सिफाई हो रहे हैं। सो इट्स अ फ्रैक्चर है जो इनकम्प्लीट है। ल्यूसिड एरिया इसके अंदर इसलिए है कि ये हील होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि कैल्शियम कम है, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे प्रॉपरली मिनरलाइजेशन नहीं हो रही है। तो ये क्लासिकली इसे लूजर जोन कहते हैं। तो ये पैथोलॉजिकल होता है, ट्रॉमा से नहीं होता, सिर्फ क्योंकि वेट बेरिंग पे आदमी चलता है, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं बोन के ऊपर, और वीक बोन होती है, यहाँ पे मिनरलाइजेशन नहीं है, तो लूजर जोन्स बनते हैं। तो जब आप विटामिन डी और कैल्शियम रिप्लेस करते हैं तो ये फिर हील हो जाते हैं। और बताएं कहाँ चले गए? उसको स्टॉप करें, बताएं। 2 मिनट रहे हैं। हाँ वो देख लिया, ये देख लिया आपने लूजर जोन? यस सर। ओके ये लो, हो गया। अच्छा ये जो है इसमें कुछ चीज अब नॉर्मल नजर आ रही है आप लोगों को? फीमर का हेड जो है वो पेल्विक कैविटी के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है, अंदर गया हुआ है, प्रोट्रूड कर रहा है अंदर, इसे कहते हैं प्रोट्रूजरो एस्टेटोबिलम। ये एस्टेटोबिलम की जो वॉल है वो वीक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है ऑस्टियोमलेशिया की वजह से, और पेशेंट चूंकि चलता है डेली इसके ऊपर, और हेड से वेट ट्रांसमिट होता है वेस्टिबुलम और इसके थ्रू, तो उसका प्रेशर पड़ता है, और इसकी वजह से वो सॉफ्ट बोन जो है वो अंदर की तरफ जो है वो धंसती चली गई है और एक प्रोट्रूजन कर लिया उसने। तो ये भी ऑस्टियोमलेशिया की वजह से एक फीचर आपको नजर आता है। ये देख लिया सबने? अच्छा ये भी लूजर जोन है। इसमें देखेंगे आप तो बिल्कुल नेक के पास जो है वो, नेक ऑफ फीमर के पास एक लूसेंट सी एरिया है, तो ये भी एक लूजर जोन की तस्वीर है।
अच्छा, इसमें देखें पूरा सिर्फ लूजर जोन ही नहीं है, नीचे तक आ रहा है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया है। तो अगर लूजर जोन वहीं पे होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो इसमें नेक में ऊपर से शुरू होके नीचे तक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट फ्रैक्चर बन रहा है। थोड़ा सा ऑब्स्क्योर हो रहा है, नजर इतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन एक लाइन है जो नजर आ रही है, पूरा नेक को फ्रैक्चर कर दिया है इसने। तो ये सारे जो है वो वीक बोन की वजह से, क्योंकि मिनरलाइजेशन नहीं है उसके अंदर, ऑस्टियोमलेशिया है, तो उसकी वजह से ये होते हैं। एडल्ट्स के अंदर इस तरह से होते हैं। रिकेट्स के अंदर बस तस्वीरें नहीं, क्योंकि हमारे टॉपिक में नहीं था, वरना मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखा देता। डिफॉर्मिटीज जो डेवलप होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, उसमें स्पाइन में होती हैं, और लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में, फोरहेड में, हेड में। तो ये देख लिया आप लोगों ने पिक सारी? यस सर। अब कोई क्वेश्चन है या हमने क्लास को जो है वो फिनिश कर दें? सर रिकेट्स में जो वो डेवलप होती है रैकेटिक रोजरी, वो क्यों होती है? हाँ, उसके अंदर ये होता है कि जो भी जहां जहां पे भी बॉडी के अंदर फाइसिस होता है, एपीफाइसिस, फाइसिस है, और जंक्शन ऐसे हैं, कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शंस कहते हैं, जहाँ पे बोन और फाइसिस का मिलाप होता है, जैसे रिब्स के अंदर भी है। तो उसमें इसमें जो अगर किसी ने पढ़ी हो तो जो फाइसिस है इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। तो एक लेयर होती है कैल्सिफिकेशन वाली। जो कैल्सिफिकेशन की लेयर होती है उसके अंदर वो प्रॉपर्ली कैल्सिफाई नहीं हो पाती, और वहाँ पे जो सेल्स हैं, कॉन्ड्रल सेल्स हैं जो कार्टिलेज के, वो जंबल अप होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे वो वाइड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कैल्सिफाई नहीं हो पा रहे और बोन का हिस्सा नहीं बन रहे। तो वहीं पे वो फैल के और वो एक छोटी सी स्वेलिंग सी बना लेते हैं, और वो आपको जो है वो फील करते हैं। जब रिकेटरी रोजरी कहते हैं उसको, जब आप उसको एग्जामिन करते हैं तो आपको फील होता है। तो ये उसका कॉज होता है, क्योंकि वो कैल्सिफाई नहीं हो पाता, और जो कार्टिलेज के सेल हैं, कॉन्ड्रल सेल्स हैं, वो वहीं पे जंबल अप होके वहीं पे फैलते चले जाते हैं। दैट इज वाई, वरना रूटीन में बनते हैं और वो कैल्सिफाई होके बोन का पार्ट बन जाते हैं, तो कहीं पे जो है वो इस तरह से जमा नहीं होते। दैट इज द रीजन कि वो आपको वहाँ पे जो कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन में वो नजर मिलती हैं ये चीजें। क्लियर हो गई बात? यस सर, थैंक यू। जी, कोई बात और करनी है तो वरना अल्लाह हाफिज के। सर चिल्ड्रन में किस एज तक होगा तो रिकेट्स होगा, और उसके बाद अगर मतलब कोई एज है स्पेसिफिक जिससे पहले रिकेट्स होता है उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया होता है? क्या? सॉरी, आपको क्वेश्चन नहीं सुना मैंने साफ तरीके से। सर मतलब ये जो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया उसकी पैथोफिजियोलॉजी तो सेम है ना ऑलमोस्ट, तो इनके बीच में कोई स्पेसिफिक एज है जिससे पहले हम कहेंगे कि रिकेट्स है और उसके बाद हम कहेंगे कि ऑस्टियोमलेशिया? स्पेसिफिक एज नहीं है। अगर फाइसिस क्लोज हैं, ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी है, आइडिया है ना आपको फाइसिस और एपीफाइसिस का आइडिया है बोन में क्या होते हैं? जब फाइसिस, जब स्केलेटल मैच्योरिटी आती है, फाइसिस क्लोज हो जाते हैं, तो स्केलेटल मैच्योरिटी आ गई, उसके बाद बोन में ग्रोथ, उसकी लेंथ नहीं बढ़ती। तो उससे पहले जो है, जब तक फाइसिस ओपन है, रिकेट्स है, फाइसिस क्लोज होने के बाद ऑस्टियोमलेशिया है। एज हर एक की डिफरेंट हो सकती है, किसी के 15 साल में क्लोज हो सकते हैं, किसी के 18 में क्लोज हो सकते हैं, किसी के 13 में क्लोज हो सकते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें ये। चलें ठीक है, इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करते हैं बुक से पढ़ लिया करें, आपको अब बेहतर समझ में आ जाएगा जब उसको बुक से पढ़ेंगे। जो पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बुक में ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ और चीजें लिखी होंगी। आपको सिनेरियो से हटके भी जो टॉपिक है उसके बारे में लिखा होगा, उसको काइंडली पढ़ लिया करें। और अभी फ्रेश पढ़ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, याद हो जाएगा आपको। तो अगर किसी के ज़हन में अभी कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिनिश द क्लास।
ठीक है, बंद कर दें? यस सर। चलें, ओके, थैंक यू।